नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी की अमर कहानियों में से एक कहानी साजिश सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साजिश। पूरे घर में एक तनाव सा व्याप्त है। कल पम्मी की फिर चिट्ठी आई है और जैसा कि हमेशा होता आया है, पूरा घर भीतर ही भीतर हिल उठा है। बाबूजी लगातार छत पर चहलकदमी कर रहे हैं। अम्मा रसोई में बैठकर आंसू बहा रही है। सोहन तो पढ़ाई का बहाना लेकर दोस्त के यहाँ निकल गया है। खाने के वक्त भी उसने शक्ल नहीं दिखाई। निम्मी अलग मुंह फुलाए पढ़ने के कमरे में बैठी है। बच्चे टुकुर टुकुर जिस तीस का मुंह ताक रहे हैं। सबसे ज़्यादा संत्रस्त और परेशान मोहन और शीला। संकोच के मारे बेचारे अपने से ही आँख चुरा रहे हैं। दोनों ने जैसे अपने होंठ सी लिए हैं। डरते हैं कोई ऐसी वैसी बात मुंह से न निकल जाए जो बारूद के ढेर में चिंगारी का काम करे। वैसे ही दोनों हमेशा से कटघरे में खड़े हैं। घर में अच्छा बुरा जो होता है उन्हीं के सिर जाता है। पम्मी की जब भी चिट्ठी आती है, दोनों पति पत्नी अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उस चिट्ठी की अगली प्रतिक्रिया अम्मा पर होती है। वे बड़बड़ाना शुरू कर देती है। इनके लिए तो बहन भार हो गई थी ना, बस ठाव देखना ठिकाना झोंक दी भट्ठी में। अम्मा को तो बस कुछ न कुछ कहते रहना है। उनकी इन्हीं बातों से तंग आकर वे लोग निम्मी के वक्त थोड़ा सुस्त हो गए हैं, तो अम्मा बाबूजी सब और सुना चुके हैं। दो दो भाई हैं, पर किस काम के। मज़े से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कल को लड़की किसी का हाथ पकड़कर भाग जाएगी तब अक्ल ठिकाने आएगी। परेशान है मोहन शीला, किसी करवट उन्हें चैन नहीं है। और अब फिर पम्मी की चिट्ठी आई है। अब इस घर में मेरा निबाह नहीं हो सकता। आप लोग मुझे आकर लिवा ले जाइए, नहीं तो मैं कुछ खाकर सो रहूँगी। पम्मी का यह नाटक पिछले 4 सालों से चल रहा है। 5 साल के वैवाहिक जीवन में मुश्किल से 1 साल शांति से गुजरा होगा। पता नहीं कब क्या हो जाता है और वह अपनी लड़की को गोद में उठाकर यहाँ चली आती है। शुरू में सब उसे हाथों हाथ लेते थे, सब उससे सहानुभूति भी थी। बाबूजी खुद जाकर 2-4 बार समधी जी से बेटी के किए अनकिए अपराधों की माफ़ी मांग आए। 2-4 बार दामाद को घर बुलाकर समझाया बुझाया गया, पर हर बार कोई क्या करे। अब तो खिज सी होने लगी है। पम्मी जब भी आती है, घर का बना बनाया रूटीन तहस नहस हो जाता है। बजट की धज्जियाँ उड़ जाती है। शीला तो उन दिनों अपने सारे अरमानों की भावनाओं की गठरी बनाकर मन के कोने में पटक देती है, क्योंकि और तो सब लोग अपने अपने काम से बाहर निकल जाते हैं। पम्मी की दर्द भरी दास्तान और अम्मा के ताने उसी के हिस्से आते हैं। यह तो वह किसी तरह सह जाती है, पर जब उसके फूल से बच्चे उपेक्षा के शिकार होने लगते हैं तो उसका खून खौल जाता है। उनके कपड़े, खिलौने, यहाँ तक कि दूध में ही पम्मी की मुनमुन का हिस्सा निकालना पड़ता है। दिन भर दादा दादी की डांट पड़ती है सो अलग। दुखियारी बेटी के लिए अम्मा उन दिनों कुछ ज़्यादा ही तरल हो जाती है। आए दिन घर में पकवान बनने लगते हैं। अम्मा रोज़ पम्मी को लेकर रिश्तेदारों के यहाँ निकल जाती है। रिक्शे तांगे में ढेर सा रुपया फूंक डालती है। पम्मी का मन बहलाने के लिए निम्मी को ठेल ठाल कर उसके साथ सिनेमा या पार्क में भेज देती है। सब कार्यक्रमों के लिए शीला को ही पैसे देने पड़ते हैं, और वह भी खुशी खुशी, नहीं तो अम्मा का पारा चढ़ जाता है। बजट के गड़बड़ाते ही सारी व्यवस्था चरमराने लगती है। हर कोई एक दूसरे पर खींच उतारने लगता है। आरोपों प्रत्यारोपों का एक दर्दनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। घर जैसे नर्क बन जाता है। तब उपकर पम्मी कहती है, यही सब सहना था तो मैं अपने घर में क्या बुरी थी। सारा घर जैसे सांस रोके इसी क्षण की प्रतीक्षा में जीता है। बाबूजी फौरन उसकी बात को उठा लेते हैं और तैयारी का आदेश जारी कर देते हैं। फिर ढेर सारे सामान के साथ भाई लोग उसे ससुराल छोड़ाते हैं। यह विदाई भी कम जानलेवा नहीं होती। घर की मामूली सी आय में एक बड़ा सा छेद कर जाती है। कई ज़रूरी खर्च जैसे अम्मा की चप्पल, बाबूजी का टॉनिक, सोहन का स्वेटर या निम्मी का सूट अगली किसी शुभ घड़ी के लिए टल जाते हैं। फिर भी सब लोग राहत की संतोष की सांस लेते हैं। पर खर्च की गहरी खाई ठीक से पट भी नहीं पाती कि पम्मी का खत फिर आ जाता है। 2 दिन तक लगातार तनाव झेलने के बाद शीला से रहा नहीं गया। पति से बोली, देखो तुम तो दिन भर बाहर रहते हो, इनकी नज़रें झेलनी पड़ती हैं मुझे। ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई हत्यारिन है, तो क्या करूं? उसे लिवा लाओ। इसका मतलब क्या होता है जानती हो ना? जानती हूँ, पर उपाय ही क्या है? कल को कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर सबके ताने उलाहने सुनने पड़ेंगे। सुबह दफ्तर जाते हुए मोहन ने सबके सामने सबको सुनाते हुए सोहन से कहा,
ये 200 रुपये रखो और दोपहर की गाड़ी से निकल जाओ। कहाँ? जयपुर। पम्मी को लिवा लाओ, फिर यहाँ जैसा होगा भुगत लेंगे। अम्मा का चेहरा एकदम खिल उठा। ये बड़ी आशा से सोहन को देखती रही, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल खड़ा रहा। रुपयों को उसने छुआ भी नहीं। आखिर मोहन को पूछना ही पड़ा, क्या सोच रहे हो भैया? दीदी का आना क्या 2 महीनों के लिए नहीं टल सकता? क्यों, क्या हुआ? जानते तो हैं यह मार्च का महीना है। आपने अपने टीपू मिनी को चिंता न सही, मेरा और निम्मी का तो ख्याल कीजिए। दोनों की परीक्षाएं सिर पर है। इस समय तो कोई भी मेहमान अखरता है। दीदी तो फिर आप जानते ही हैं, आते ही सारा वातावरण गंदला करके रख देती है। घर में पाँव देने की इच्छा नहीं होती। पढ़ाई क्या खाक होगी? आप तो खुशकिस्मत है छोटे भैया, निम्मी ने सुर मिलाया। घर में पाँव देने की इच्छा न हो तो दोस्त के घर जाकर पढ़ सकते हो। हम क्या करें? दीदी आती है तो कितना काम फैल जाता है। वे तो किसी काम में हाथ नहीं लगाती, बस दिन भर बैठे भी सुरती रहती है। अपनी बिटिया तक को उनसे संभलती नहीं है, उसे भी हम पर थोप देती है। अम्मा एकदम हतप्रभ थी। तुम दोनों को अपनी सगी बहन भी जहर लग रही है? वाह रे कलजुग। मगर शीला खुश थी। अच्छा हुआ अम्मा जान गई। पम्मी का आगमन सारे घर के लिए कितना अनचाहा अध्याय है। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की थी कि जो कुछ कहा सोहन ने कहा, निम्मी ने कहा। मोहन और शीला के सिर पर कोई बुराई नहीं आई। उसके बाद वह प्रसंग एक तरह से समाप्त ही हो गया। बाबूजी ने पम्मी को लिख दिया कि वह बच्चों की परीक्षा के बाद खुद आकर लिवा ले जाएंगे। इसी आशय का एक अनुरोध पत्र उन्होंने समधी जी को भी लिख दिया। मोहन से कह दिया कि एकाध पत्र बहनों को भी लिख दे, हम उम्र हैं दोनों। 2 बातें वह प्यार से समझा देंगे। लेकिन इस बार पम्मी ने किसी के इंतजार नहीं किया। वह छुटकारे की सांस ठीक से ले भी नहीं पाए थे कि वह रोती झिकती आ पहुंची। उसके देखते ही सबके चेहरे फक पड़ गए। उस दिन घर में उत्सव का सा वातावरण था। मोहन ने अपने एक परिचित को सपरिवार आमंत्रित किया था। यह निमंत्रण अनायास या अहेतुक नहीं था। निम्मी के लिए उस घर में बात चलाने की योजना थी। वे लोग इस बहाने घर को, निम्मी को देख ले, यही इच्छा थी। घर को उस दिन विशेष यत्न से संवारा गया था। निम्मी भी सजी धजी गुड़िया सी बैठी थी, इतनी चुप चुप जैसे कि मुंह में जबान ही ना हो। और सब ने भी अपने बेहतरीन पोशाकें पहन ली थी। शीला ने जिद करके सास को भी कलफ लगी साड़ी पहना दी थी। वे मिस्री की डली बनी मेहमानों से बतिया रही थी। बाबूजी सब के बीच में चुपचाप बैठकर सामने वाले पार्टी को आंक रहे थे, परख रहे थे। शीला रसोई में व्यस्त थी। सोहन बाजार के चक्कर काट रहा था। मौका लगते ही बहन को चिकोटी काट लेता। माहौल खुशी से सराबोर था। पम्मी घर में भूचाल की तरह दाखिल हुई। आते ही उसने बुक्का फाड़कर रोना शुरू कर दिया। मुझे वहाँ भट्टी में झोंक कर यहाँ सब बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। इतनी चिट्ठियाँ लिखी पर कोई झांकने भी ना आया। किसी को परवाह नहीं है पम्मी जिंदा है या मर गई। इतनी भारी लगती तो हाथ पाँव बांध कर कुएं में फेंक दिया होता। बार बार तंग तो नहीं करती, पर जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं था तो मेरी शादी क्यों की? लड़की वालों के सामने अच्छा खासा नाटक हो गया। महफिल तो उखड़नी ही थी। बार बार क्षमा याचना करके उन लोगों को विदा किया। उनके यहाँ से क्या जवाब आएगा, यह तो अब करीब करीब निश्चित ही था। बड़ी मुश्किल से कहीं बात लगी थी, सब चौपट हो गया। महीने के अंतिम दिन थे, फिर भी मोहन ने जी कड़ा करके स्वागत सत्कार में 150 फूंक डाले थे। सब पर पानी फिर गया। घर में जैसे मातम छा गया। निम्मी तो खटपाटी लेकर ऐसी पड़ गई, उसने खाना भी नहीं खाया और लोग भी पम्मी से खिंचे खिंचे ही रहे। अम्मा और भाभी को छोड़कर किसी ने ठीक से कुशल क्षेम भी नहीं पूछी। अपने का स्वागत का यह नया अंदाज देखकर पम्मी सहम गई। 2 दिन तो उसने किसी तरह सब्र कर लिया। तीसरे दिन फट पड़ी। लगता है किसी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। पहले से जानती तो यहाँ आती ही क्यों? अपमान ही सहना है तो अपने घर सहूँगी, घर में नहीं निभेगी तो कहीं नौकरी कर लूँगी। सोहन भी जैसे तैयार बैठा था। बोला तो कर लो ना नौकरी। जिंदगी भर भैया भाभी की छाती पर मूंग डलना क्या ज़रूरी है? जब मन होता है मुँह उठाकर चली आती हो। आखिर तुम्हारे लिए कोई कितना करेगा? घर में एक और लड़की भी है। आती हूँ तो अपने बाप के घर आती हूँ, पम्मी ने तमक कर कहा। तुम्हारे दरवाजे आओ तब आंखें दिखाना। बाप का घर? कहकर सोहन बाहर चला गया। वह अपने दिल का गुबार निकाल चुका था। सुखी है सोहन, अविवाहित है, इसलिए मन की बात बेरोक टोक कह डालता है। कोई यह नहीं कह सकता बीवी ने उसके कान भर दिए हैं। अपमान से पम्मी के आंसू निकल आए। सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का था कि सोहन इतनी बड़ी बात कह गया और बाबूजी कुछ नहीं बोले। जिनके बल पर वह अकड़ रही थी, कानों में रुई दिए वे चुपचाप छत की कड़ियाँ गिनते रहे। बाबूजी, उसने कातर स्वर में पुकारा। सब सुन रहा हूँ बेटा।
बाबूजी ने उसी छत को निमेष देखते हुए कहा, पर सच बात यह है बेटा कि अब तुम्हारे बाप का घर कहाँ रहा, सब तो चुक गया। पेंशन जो मिलती है वह दवाइयों के लिए पूरी नहीं पड़ती। बेटे के भरोसे पर जी रहा हूँ। अपनी लंबी चौड़ी गृहस्थी उसके गले मढ़कर बैठ गया हूँ। उसका बोझ और कितना बढ़ाऊँ बाबूजी। लेकिन पम्मी बेटे, हम लोग तुम्हारे जन्म के जिम्मेदार हैं। कर्म तो तुम्हें अपने खुद ही झेलने पड़ेंगे। सुख दुख जो भी हो अपने घर में ही सहो बिटिया। कल को तुम यहाँ कर बैठ जाओगी तो बताओ निमी को कौन स्वीकारेगा। पम्मी के सारे सवाल चुक गए और शायद उत्तर भी। 3-4 दिन बाद पम्मी को सोहन के साथ गाड़ी में बिठाकर लौटे तो बाबूजी को ऐसा लग रहा था जैसे बेटी को अंतिम विदा दे आए हों। अगर कल को कुछ हो गया, पम्मी के ससुराल वालों ने यदि सचमुच कोई षड्यंत्र रच डाला तो वे उससे भी बरी नहीं हैं। इस साजिश में वे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। अलविदा मित्रों, अगली कहानी में फिर मिलते हैं।